आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे गुजरात की सियासत की। રજનીકાંત પટેલ ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને बीजेपी गुजरात में 2022 असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। इसलिए सबसे पहले रियासत में कई महाज पर नाकाम रहे वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी से बीजेपी ने इस्तीफा लिया। रूपानी ने तो इस्तीफा दे दिया और भूपेंद्र पटेल ने नए वज़ीर-ए-आला का हलफ भी लिया, लेकिन उसके बाद गुजरात में बीजेपी का दाखिली इंतशार उरूज पर नजर आया। पार्टी अराकीन असेंबली की बगावत खुलकर सामने आ गई और इसका नतीजा ये हुआ कि बुध के रोज मुनक्किद होने वाली वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल की काबीना की हलफबरदारी तकरीब मुलतवी करनी पड़ गई। प्रोग्राम को लेकर जो बैनर लगाए गए थे उन्हें फाड़ दिया गया। नए वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल की काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली की बात कही जा रही थी, जिस पर तनाजा शुरू हो गया। ऐसे में वजारती ओहदे से बेदखल होने का अंदेशा देखते ही बीजेपी अराकीन असेंबली ने एहतजाज का परचम बुलंद कर दिया। इतना ही नहीं, काबीना में तब्दीली से पहले ही कुछ अराकीन असेंबली साबिक वज़ीर-ए-आला रूपानी की रिहाइशगाह पहुंच गए थे। इस वजह से पार्टी को आनन फानन में हलफबरदारी तकरीब मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि अब ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में पार्टी में जो हलचल देखने को मिली है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए भूपेंद्र पटेल को चुनावी चेहरा बनाना कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ऐसे में एक मर्तबा फिर गुजरात में बीजेपी की नैया पीएम मोदी के भरोसे नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि गुजरात की सियासत आज के दौर में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, अहम है। वो इस वजह से भी क्योंकि सेंटर में जो दो बड़े पावरफुल लोग जिनको हम कह सकते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात से बिलोंग करते, उनकी सियासत जो है गुजरात से होल्ड होते हुए सेंटर तक पहुंची है। ऐसे में गुजरात काफी अहम हो जाता है, जबकि अगर हम देखें कि गुजरात की लोकसभा सीटें उतनी नहीं है जितनी दीगर रियासतों की है। एक मिड लेवल पर सीटें आती है गुजरात की, लेकिन यहाँ पर साइज की वजह से या सीटों की वजह से, सीटों के नंबरों की वजह से गुजरात को अहम नहीं माना जा रहा, बल्कि क्योंकि सेंटर में जो पावर है, सेंटर में जो मोदी शाह का पावर हम देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं गुजरात पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ऐसे में गुजरात की सियासत सेंट्रल सियासत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये भी माना जाता है कि गुजरात की सियासत और ब्यूरोक्रेसी से जो है सेंट्रल सियासत भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, क्योंकि की पोजीशंस जो है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। अजय जी, ये बताएं, जो हलचल गुजरात की पॉलिटिक्स में देखने को मिला, रूपानी को हटा दिया गया और भूपेंद्र पटेल जो है वज़ीर-ए-आला बन जाते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि जिस तरह से रूपानी जी को हटाया जाना और जिस तरह से वहां पे एक दूसरे विंग को, एक दूसरे व्यक्ति को, जो आदमी अनुभवहीनता के पराकाष्ठा को पार कर गया है, जिसमें एक अच्छा फाइनेंसर हो सकता है बट उसके पास ऐसा कोई पुराना अनुभव नहीं रहा, और अचानक एक नए व्यक्ति को गुजरात में थोपना, मनमर्जी से थोपना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री का चुनाव था। ये मन मंत्री का चुनाव है। और ऊपर के जो लड़ाई है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं दूसरे बिंदु पर कि चूंकि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उसी प्रदेश से आते हैं, और वो उनकी विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न। अजय जी से हमारा राब्ता मुक़त्ता हो गया है, उनसे दोबारा से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए वज़ीर-ए-आला बन गए हैं, और ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 2022 में गुजरात के असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो इस वजह से ये बड़ी तब्दीली की गई है। एक वजह उसकी ये भी अहम मानी जा रही है कि जिस तरह की कारकर्दगी देखने को मिली कोविड के दौरान गुजरात में, वो उससे सेटिस्फैक्ट्री हाईकमांड नहीं थी। दूसरी वजह ये भी कि
पटेल समाज, पटेल तबका जो कि गुजरात में काफ़ी अहम माना जाता है, उस तबके को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए भी माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को वज़ीर-ए-आला के तौर पर चुना गया है। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि जो हलचल देखने को मिली है, ये भी इसकी वजह समझी जा रही है कि जो कारकर्दगी, हालांकि कुछ दिनों पहले ही विजय रूपानी के 5 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया जा रहा था, तो अगर जश्न किस बात का कि अगर सारे काम जो है गुजरात में सरकार सही से नहीं कर रही थी? हाँ, यही तो है। कहीं ना कहीं रूपानी जी के नाम पे एक तरह से इन्होंने बलि का बकरा एक व्यक्ति को चाहिए था जिसको बनाया है। सही पूछे तो क्षमता तो मोदी जी और अमित शाह जी की है। पूरे कोविड के दौरान केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय स्तर पर सारी चीजें गाइड होती थी। मान लीजिए जिस तरह से कोविड में लोग की जान गई, ऑक्सीजन की कमी और बाकी चीजों के कारण, चूंकि होम स्टेट भी उन दोनों का है, तो इन दोनों को लगता है कि यदि रूपानी जी को हटा दिया जाएगा तो सारी चीजें जो है ठेकड़ा उन पे फूट जाएगा और हम हो जाएंगे। जो नितिन पटेल हैं और बाकी लोग जो इनके साथ वहां पे थे, वो भी टीम जो है प्रेशर बिल्डअप कर रही थी और आंतरिक कलह एकदम पराकाष्ठा पर है, चरम पर है। आप जैसा कुछ चैनल जरूर है कोई इस पर चर्चा करता है, बाकी चैनल्स, न्यूज मीडिया तो क्या पता कैसे इतना शरणागत हो गई है, उसे चर्चा का ही मौका नहीं मिलता। और इस तरह से गुजरात में एक तरह से अनुभवहीन व्यक्ति को बनाकर एक दूसरा मजाक गुजरात के साथ हुआ है। रोजी रोजगार का प्रश्न है, फैक्ट्री वाला राज्य है, उस राज्य में लोग राजनीतिक जागरूकता वाले लोग हैं, इन सबको दरकिनार करके पहला फर्स्ट टाइमर मुख्यमंत्री को बना देना, ये आप समझिए कि कितने ये डिसीजन कितने दुर्गामी। बिल्कुल अजय जी, जो ये बात बार बार सामने आ रही है कि इन एक्सपीरियंस्ड जो एमएलएज है उनको वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर बिठाया जा रहा है, ऐसे में जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर वहीं ये भी अगर देखा जाए तो क्या ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, ये क्या नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आनंदीबेन को भी जब इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद रूपानी जी आए थे, वो भी फर्स्ट टाइमर थे, उनको भी एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं था, तो वो एक सक्सेस के तौर पर भी उस चीज को देख रहे हैं। नहीं, दो चीजें हैं ना, जिस तरह से बात हो रही है, भाजपा जो है छुपाना चाहती है हर चीज को। कला है, आईने को साफ करने में लगी है और चेहरे पे दाग है। आप सूरत बदल रहे हैं और मूरत बदलने में लगे हैं और सीरत खराब है। जब आप जो व्यक्ति को रूपानी जी को पहली बार आप लाए थे वो 5 साल की, इसका मतलब अनुभवहीन थे, तो उनको पहले हटा देना था। 5 साल तक वहां की जनता का क्या दोष है जिस पर आप थोप के रखे? भाजपा के लोगों में, मैं तो कहता हूं भाजपा में भी ऐसा नहीं है कि स्टेट की पॉलिटिक्स में नेता इनके पास नहीं है। जिस तरह केंद्र में एक एक करके सारे सीनियर लीडर्स भाजपा के अंदर ही खत्म कर दिए गए, उसी तरह राज्य में भी खत्म कर दिए जा रहे हैं। और जूनियर मस्ट को बना करके एक मैसेज देना है कि देखो चाबी मेरे पास है, ये रबर स्टाम्प की तरह तुम काम करोगे जब तक तब तक रहोगे। तो जब रबर स्टाम्प आपका काम करेगा तो उसकी यदि कोई गलती हो रही है, वो गलती आपकी है, ये फेल्यूर आपका माना जाएगा। आनंदीबेन पटेल को हटाना, या ये तो हालांकि उनका आंतरिक मामला है, मैं उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन राज्य की जनता को तो एक मुख्यमंत्री अच्छा चाहिए, कम से कम इसका तो ख्याल मोदी जी और जो अमित शाह जी देखें, क्योंकि वो दोनों उसी प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल, और इस बात का जवाब हमारे साथ इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन साक्षी सिंह दिवाकर जी भी जुड़ चुकी है। खैर मकदम है आपका साक्षी जी। क्या वजह है इसकी कि सीएम बदल दिए जाते हैं? 2014 से मोदी और शाह के अंडर अगर हम माने जाए तो 20 सीएम हुए, जिनमें 8 सीएम जो है बदल दिए गए और 5 जो है पिछले 6 महीनों में ही बदले गए। तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह से बीजेपी की है? देखिए, पहले हम देखते थे, जो पहले की राजनीति में हम देखते थे, कभी कोई सीएम बदलते थे तो सरकार गिर जाती थी। इस समय अगर किसी को, अभी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से अगर सीएम, देखिए सीएम एक पद है जिसका जब पार्टी चाहे किसी को भी जिम्मेदारी दे सकती है। यहाँ पे वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। हेलो जी जी जी, आवाज बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। जी, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पे जब चाहे जिसको जिम्मेदारी दी जाए, चाहे उसे संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, चाहे अहम मुख्यमंत्री जैसे अहम पद के लिए जिम्मेदारी दी जाए, यहाँ के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे हर कार्यकर्ता में एक नेता छुपा है। लेकिन जब गुजरात में हलफबर्दारी तकरीब होनी थी अब दीगर वुज़रा की, तो हमने देखा कि जो गुजरात बीजेपी में इंटरनल राइवलरीज थी वो खुलकर सामने आ गई। साक्षी जी,
देखिए, लेकिन इससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं है कि वहां पे जैसे पहले देखा जाता था कि इलेक्शन दोबारा होते थे, दोबारा सरकार बनाई जाती है। यहाँ पे किसी को भी कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और अगर कोई अनबन होती है तो पार्टी के अंदर ही उसकी सुलह हो जाती है। तो यहाँ पे संवाद के साथ राजनीति, चर्चा के साथ राजनीति चलती है। अगर हमारे वहां के किसी नेता को कुछ परेशानी है, वो हमारे और नेताओं को बताते हैं, आपस में संवाद से, चर्चा से सब मुद्दे सुलझा दिए जाते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी गुजरात में जो है सब कुछ सही नहीं है। हालांकि अब ये जो है कोशिश हो रही है कि सब कुछ सही दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन कांग्रेस ये मानती है कि जो इंटरनल राइवलरीज है वो बहुत ज्यादा है, और क्या उसका असर बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव 2022 में पड़ेगा फर्क? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो उन्हें हर जगह ही परेशानी दिखाई देती है। उन्होंने आज तक हमारे देश को परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी उन्हें परेशानी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे सब सही चल रहा है, और मुझे उम्मीद है गुजरात में भी जल्दी ही सब सही हो जाएगा। किसी भी जिम्मेदार, कोई भी मुख्यमंत्री जैसे अहम पद के लिए भी यहाँ पे लड़ाई नहीं होती अगर किसी आपस में वार्ता से, संवाद से। लेकिन यूपी और गुजरात में फर्क इसलिए भी होगा क्योंकि यूपी में आपके पास एक मास लीडर, एक ऐसा चेहरा है जिसकी मकबूलियत अवाम में काफी ज्यादा है, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद आपको ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला कि जिसने स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गुजरात में लाई हो। देखिए, ये जब सरकार की जब बात आती है, जिसको भी जिम्मेदारी, मैं बार बार इसी बात को कहूंगी कि हमारी पार्टी में किसी एक चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। हमारे में सब बराबर है, सारे नेता बराबर हैं। किसको कब कौन सी जिम्मेदारी देना है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसी हिसाब से वहां दिया जाता है। बिल्कुल साक्षी जी, और उसी बात को लेकर के कि जो बातें बीजेपी कांग्रेस को कहती थी कि कांग्रेस में तो हाईकमांड जो बोलती है वैसे करना पड़ता है और सारा जो है एक परिवार चलाता है, वो बातें अब जिस तरह से सीएम को बदलने का दौर शुरू हुआ है, उस हवाले से बीजेपी को लेकर भी बोली जा रही है कि हाईकमांड जब चाहती है ओहदे से हटा दी जाती है। बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने इस तरह का बयान दिया था कि एमएलए खुश नहीं है क्योंकि उन्हें वजारत नहीं मिली, वजीर खुश नहीं है कि उन्हें वज़ीर-ए-आला नहीं बनाया गया, और वज़ीर-ए-आला इसलिए खुश नहीं है कि ये मालूम नहीं कि कब हटा दिया जाए। देखिए, हमारे सारे एमएलए ही चुनते हैं, तो एमएलए कुछ नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता। भले ही दूसरे कोई और मुख्यमंत्री बने या तीसरे मुख्यमंत्री बने, हर बार विधायक ही उन्हें चुनते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो बात कांग्रेस के बारे में कही जाती है वो ये कही जाती है वंशवाद की राजनीति। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष कौन बनेगा हमें ये भी नहीं पता होता। कभी भी किसी को भी, किसी कार्यकर्ता को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन जाए। या हमारे प्रदेश की बात करिए, अभी देखिए आप स्वतंत्र देव जी, हमारे आगे में उत्तर प्रदेश की बात करें, स्वतंत्र देव जी पे अध्यक्ष है। ये नहीं कि उनका परिवार भी राजनीति में आया है या उनका पहले से कुछ राजनीति में रहा हो, उन्होंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से शुरुआत की थी, आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हर जगह हमारे यहाँ पर ये, हमारे यहाँ वंशवाद की या परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है। हाईकमान तय करेगा, जरूर करेगा, लेकिन हमारे यहाँ हाईकमान पहले से तय नहीं होता। तो ये अजय जी, आप इस बात से सहमत है कि आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाईकमान डिसीजन तो लेती है, लेकिन सिर्फ इतना कि हाईकमान को आप क्लोज हो इस बेसिस पर जो है बीजेपी कोई डिसीजन नहीं लेती है? क्योंकि अगर देखा जाए विजय रूपानी के बारे में ये माना जाता था कि वो अमित शाह के बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत ही क्लोज रहे हैं, ऐसे में लेकिन उनको भी हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस है वो हाईकमान इस बेसिस पर भी नहीं ले रही है कि कौन किनके क्लोज है। क्या इस वजह से भी ये लिया जा रहा है ये डिसीजंस की कारकर्दगी अच्छी नहीं है या बेहतर टैलेंट कहां पर है, उस हिसाब से बीजेपी हाईकमांड इस तरह के फैसले ले रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने गुजरात में देखा कितने टैलेंटेड आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री चुना। यदि और विधायकों की बात कर रहे हैं, विधायक कहाँ चुना है उस व्यक्ति को? यदि विधायक ही चुनता तो और भी लोग वहां सक्षम, अनुभव पूर्ण लोग थे, अनुभवहीन को क्यों कोई चुनता? इसका मतलब ऊपर से रिमोट थी। और जहां तक अमित शाह और वहां आनंदीबेन, दोनों लोगों में जो लड़ाइयां पहले रही, आनंदीबेन को जब हटाए थे लोग तो उस समय से राजनीति थी। कौन है व्यक्ति? भूपेंद्र पटेल। हालांकि भूपेंद्र पटेल तो माने जाते हैं कि वो आनंदीबेन के क्लोज है। हाँ, वो उसी सीट से जीत कर आए हैं और अमित शाह जी के जस्ट अपोजिशन में है। लेकिन मोदी जी को इसमें फैसला करना था। मेरा मानना है, चलिए उनका इंटरनल मामला है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो प्रश्न लगाते हैं दूसरे पर, प्रश्न लगाने से पहले अपना भी आईना, अपना भी चेहरा देखना चाहिए। जहां जहां दाग है उसको ठीक करना चाहिए। अब धामी को आपने
जी को जो आपने बनाया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में, 3 मुख्यमंत्री आपने बदले। और उत्तर प्रदेश की बात अभी बहन साक्षी जी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि किस तरह मोदी जी का फोन उठाना जोगी जी ने बंद कर दिया, किस तरह आपस में लड़ाई हुई। ये पूरे प्रदेश में, एक जगह की बात नहीं है। आप हिमाचल में देखिए जयराम ठाकुर का क्या हाल है, आप राजस्थान में, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बोलिएगा, आपको भी मौका देंगे प्लीज। आप बीच में हम लोग करेंगे तो उस पर है, दोनों लोग। साक्षी जी आपकी बात भी इस पर सुनेंगे। अजय जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद साक्षी जी आपके पास आएंगे। राजस्थान में भी आप देख रहे हैं वसुंधरा जी मोदी जी की नहीं, मोदी जी वसुंधरा जी की नहीं, वहां लोकल जो अध्यक्ष है उनका पुनिया जी, वो नहीं सुनते आपस में। इसी तरह येदियुरप्पा जी वाले मुद्दे में हुआ। और यहाँ भी रूपानी जी की भी बात मैं कर लूं, उनकी पुत्री का जरा ट्वीट आप लोग पढ़िए, देखिए कितनी भावनात्मक ढंग से उन्होंने लिखा है कि हमारे पिता ने लगातार मेहनत की, उसके बाद भी हमारे पिता के साथ विश्वासघात हुआ क्योंकि वो भावुक और सरल व्यक्ति थे, उसका नतीजा ही हुआ। तो ये अंतरकला तो है। अब अंतरकला आप न दिखाएं, आप ये बताएं कि चलो ये तो कांग्रेस में ऐसे होता है। भैया अंतरकला आपके यहाँ है, यहाँ कांग्रेस कहाँ है? एक्चुअली है क्या? पहले तो ये साठ काट करके षड्यंत्र करके पैसे और के बल पर पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के स्टेट को ये लोग चेंज करने का काम करते करते अब आदत पड़ गई है इनको, अपने मुख्यमंत्री चेंज करने पड़ रहे हैं। विश्वसनीयता केंद्र में खत्म हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए राज्य सरकारों पर बलि का बकरा बना रहे हैं आप बनाइए। साक्षी जी क्या कहेंगी, क्या भूपेंद्र पटेल को इस वजह से भी चुना गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पटेल समाज जो है वो बीजेपी से नाराज था, और ये कि 2017 में जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस की देखने को मिली, 77 सीटें कांग्रेस को और 99 बीजेपी को मिली थी, क्या उस वजह से भी कि एक मजीद थ्रेट ना बीजेपी को हो आने वाले चुनाव में, क्या इस वजह से भूपेंद्र पटेल को चुना गया? देखिए, जब चुनाव नजदीक होता है तो कोई भी राजनीतिक अगर फैसले लिए जाते हैं उसे चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पर मैं बार बार इसी बात को कहूंगी कि हर विधायक मेहनत करता है क्योंकि उसे मालूम है बीजेपी में कि उसे भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है, और ये हो भी रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक विधायक है जिनका नाम, मतलब अगर आप कहें कि अगर कांग्रेस में है या अन्य पार्टियों में, अगर मैं यहाँ पे सपा बसपा की बात करूँ, यहाँ फिक्स है कि जो हम अगर कभी सरकार उनकी आती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां किसी भी विधायक को मौका मिल सकता है। तो ये एक जहां किस बेसिस पर, उसी की बात हो रही है कि किस बेसिस पर भूपेंद्र पटेल को अगर मौका मिला जी, तो किन वजूहात के बिना पर? देखते हुए पार्टी के लिए जो उनकी जो पार्टी को लेकर विचारधारा है या पार्टी के लिए जो समर्पण है, उसे देख के किसी भी विधायक को ठीक, ये बता दें फिर विजय रूपानी को किस वजह से हटाया गया? क्या विजय रूपानी को हटाने से बीजेपी ने मान लिया कि कोविड काल में जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ, बल्कि मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको एक्सेप्ट करती है कि कहीं ना कहीं फेलियर रहा था विजय रूपानी के सरकार में? नहीं देखिए, जब आनंदीबेन पटेल की बात आई थी तो उस समय लोग बोल रहे थे कि उनको हटा दिया गया, लेकिन बात ये थी किसको कब कौन सी जिम्मेदारी पार्टी दे दे ये स्वयं हम लोग भी नहीं जानते। तो उन्हें वहां से यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर आनंदीबेन पटेल तब नाराज हुई थी और उन्होंने कहा था कि पाटीदार की वजह से जो है इस तरह के का स्टेप लिया गया। देखिए, कब कौन से स्टेप की वजह से कौन सा फैसला लेते, लेकिन इससे हम जनता पे कोई असर नहीं आने देते। सरकार अच्छे से चलती है हर जगह, कब किसको मौका दे ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, उसी हिसाब से कार्य होता है। अजय जी ये बताएं कि आने वाले चुनाव में 2022 में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी गुजरात के लिए? देखिए, हम लोगों ने क्लियर वहां किया है, जिस तरह से पिछले 5 साल का वहां पे कुशासन रहा है इस पूरे सरकार का, वहां पे कोविड के टाइम में, महामारी के टाइम में जिस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, सरकार झूठ बोलती रही। बाकी रोजी रोजगार लोगों का बंद है, फैक्ट्री, वो एक तरह से उद्यमी प्रदेश है और बहुत सारी छोटी छोटी एमएसएमई की यूनिट्स थे, वो यूनिट्स पर भी बहुत ही बड़ा प्रश्न ला गया है। हम लोग को आशा थी कि सरकार कुछ राहत करेगी और उसके तहत लोगों का कल्याण होगा, लेकिन जैसे चुनाव आया तो इन्होंने क्या किया, राहत जनता का करने के बदले अपने पार्टी के अंदर एक आदमी का जो है लॉटरी खोल दिया और उसको हटा करके चाहते हैं कि उसको कुप्रबंधन और व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं बैकडोर में लाना। लेकिन सच्चाई ये है, पब्लिक समझ रही है। हम लोगों ने क्लियर किया है कि गुजरात का जो पिछले 20 साल में इन लोगों ने शोषण किया और वहां के नौजवानों को जिस तरह से मूर्ख बना करके उनका रोजी रोजगार छीनने का काम किया है, हमारी सरकार आएगी तो हम उस पर एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी अपना लाएंगे और लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। किसान और पाटीदार समाज एक तरह से किसानों से जुड़ा हुआ समाज है, उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसको भी हम जोड़ेंगे। पाटीदार समाज का एक व्यक्ति को जरूर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वो मुखौटा है,
पाटीदार समाज को ही यदि नेतृत्व देना था तो एक से एक अच्छे पाटीदार समाज के नेता वहां भाजपा के अंदर थे। यदि उनको दिया जाता तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व मिलता। हम प्रयास करेंगे कि इन सारी चीजों को और सर्व समाज को लेकर के वहां एक रणनीति हमारी बन रही है और जो भाजपा होगा, अलायंसेस बनेंगे। अजय जी, जिस तरह से 2017 में देखा गया था, कांग्रेस ने किया भी था, कई सारे अलायंसेस बनाए गए थे, लेकिन अजय जी वहीं ये भी माना जाता है कि भले ही गुजरात में बीजेपी का सीएम कोई भी हो, लेकिन गुजरात पर राज तो मोदी ही करते हैं आज भी। तो किस तरह से कांग्रेस उससे निपटेगी? क्योंकि हमने देखा था 2017 में भी, जब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ओवर पावर हो रही है बीजेपी पर, फिर हमने देखा कि मोदी और शाह का कॉम्बिनेशन, जिस तरह से रैलीज हुई, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, वो इतना स्ट्रांग रहा कि गुजरात में बीजेपी को दोबारा जीत मिल गई। तो ये कि गुजरात में वापस से मोदी के नाम पर ही बीजेपी जीत सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सच्चाई है, इसको मैं अस्वीकारता नहीं कि गुजरात की राजनीति में मोदी जी और अमित शाह दोनों का एक अपना रोल रहा है और वो 20 वर्षों तक उन्हीं लोगों का शासन है। अभी भी मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो तो रबर स्टाम्प है, चलाना है, इन्हीं को चलाते यही है। और निश्चित तौर पे चूंकि होम स्टेट दोनों का है तो दोनों का इंटरेस्ट रहेगा भी, रहता भी है किसी भी राजनेता के लिए। समस्या यह है कि मोदी जी का ये राष्ट्रीय स्तर पर जो अब धीरे धीरे चेहरा पर जो राजनीति होती थी वो चेहरा धूमिल हो गया है। आपने भी देखा रोजी रोजगार के मुद्दे पर किस तरह फेलियर रही है, महामारी में पूरी सरकार किस तरह केंद्र की फेलियर रही है, आज किस तरह से लोग परेशान है पेट्रोल डीजल को लेकर के, महंगाई को लेकर के। तो ये सारे मुद्दे पर गुजरात के लोग भी परेशान हैं। गुजरात के लोगों को भी जो इनसे एक थी कि भाई चलो केंद्र में जब आप मिनिस्टर हैं, अब इसके बाद क्या मिलेगा गुजरात के लोगों को, प्रधानमंत्री आपने दिया और प्रधानमंत्री जो राज्य को भी चला रहा है, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं एक अपने किसी व्यक्ति को बैठाने का काम करता है और उसके बाद गुजरात के जनता को राहत नहीं मिल रही है। तो क्या वहां के लोग इतने जागरूक तो हैं, इतने समझदार हैं, वो समझ रहे हैं आप पर मैंने बेपरवाह जो जितना आप पर भरोसा करना था भरोसा किया, बहुत इच्छाएं थी, धीरे धीरे एक एक करके धूमिल हो गई है। तो इस चुनाव में सही आप कह रही हैं कि ये चुनाव जो होगा मोदी जी ही लड़ेंगे और मोदी जी के अगेंस्ट जो जितनी चीजें हैं, जो राजनीतिक तौर पे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दे जो है जनता के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक, साक्षी जी ये बताएं कि आने वाला चुनाव 2022 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ही लड़ने जा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे से बीजेपी जो है गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, गुजरात में कहा, मैं कहूंगी कि हर राज्य में जहां जहां पे भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में लड़ते हैं, तो उनका चेहरा आना लाजमी है। अगर मैं बात करती हूँ कोरोना काल की, अगर जो ये बता रहे हैं, तो जहां जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करती, जीवन और जीविका दोनों को ही बचाने के लिए कार्य किया है। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो WHO ने भी यहाँ की प्रशंसा की कि जिस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट हुआ था, जिस तरीके से यूपी में दूसरी कोविड लहर के दौरान काफी मिसमैनेजमेंट हुआ था साक्षी जी। उसी में ही WHO ने तारीफ की थी कि जिस तरीके से ओवरकम किया गया। देखिए, जो कोरोना काल था उसमें सब जगह परेशानी आई थी, जो विकसित देश है वहां तक में परेशानी आई थी, लेकिन किस तरीके से उसे कंट्रोल किया, किस तरीके से उसे मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ खुद WHO ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लाशें दरिया पर देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी जी। क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा, उस पर भी कितनी जल्दी उसे कंट्रोल किया गया, किस तरीके से उस कमी को, जो हमारी जितनी डिमांड थी उसको फुलफिल किया गया। देखिए, ये तो अमेरिका तक में परेशानी आई थी, लेकिन कितनी जल्दी साक्षी जी ये बताएं कि गुजरात में जिस तरह से रिसेंटली जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे सूरत और राजकोट में, और आपकी जिस तरह की कारकर्दगी देखने को मिली थी, बेहतर कारकर्दगी देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी की, क्या उससे थ्रेट हो सकता है बीजेपी को आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, हम जिस जगह भी जा रहे, मतलब मैं सिर्फ गुजरात की नहीं, उत्तर प्रदेश के हर राज्य में जहां जहां हमारी भाजपा की सरकार है, हम सबका साथ सबका विकास के साथ में कार्य करते हैं। और यही कारण है कि जो भी एक परिवार को चलाने के लिए, जो अच्छे से चलाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी कर रही है और घर घर तक पहुंचा रही है। तो इसलिए हमें विश्वास है कि जो भी हमारी जनता है वो हमें ही दोबारा समर्थन देगी, और हमने नेक इरादे से कार्य किए हैं और उसका हमें परिणाम जरूर मिलेगा। अजय जी, लास्ट कमेंट आपका चाहेंगे इस पर कि क्या कहेंगे? साक्षी जी ने जो कुछ कहा कि साथ लेकर सबका साथ सबका विकास ही बीजेपी का एजेंडा है।
बहन ने बहुत अच्छा कहा, बोलने में बहुत अच्छा है नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिस तरह से धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे सबको बांटने का काम है सरकार कर रही है, जिस तरह से लोगों को बेरोजगार कर दी और महामारी में जिस तरह लाखों लोगों की जान गई और सरकार जो है बेपरवाह बनी रही, सबको पता है। जहां तक बात लोगों को राहत देने की बात है, आप देखिए ना, 100 रुपए का राशन और 150 रुपए का झोला और उस पर मोदी जी का बड़ा सा चोला, ये तो राजनीति हो रही है। सिर्फ प्रचार प्रसार विज्ञापन की सरकार है, सबको समझ में आ गई है। देश के पैसे को लुटाने का प्रयास हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है। और जब जहां जरूरत पड़ती है लोगों को, जैसे रोजगार के लिए रोजगार सृजन करने का काम हो, असंगठित मजदूरों का काम हो, गरीब लोगों का काम हो, वो सरकार कहां है सबको पता है। 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आ गए। इस दौरान लगभग 32 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है। अब किसानों का हालत सबने देखा है कि किस तरह उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। पूरा देश कहीं ना कहीं तबाह हो चुका है और ये लोगों को पता है। चुनाव का सबको इंतजार है, आने दीजिए चुनाव। बिल्कुल अजय जी, चुनाव का सबको इंतजार है और चुनाव की जो प्रोसेस है और उससे जो नतीजा निकल कर आएगा उससे तमाम तर बातें साफ हो जाएंगी। जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स सीएम के चेहरों को बदल कर बीजेपी कर रही है वो कितना सक्सेसफुल रहता है ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। हालांकि ट्रेंड कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में जब रूपानी जी को बदल दिया गया था, उनको सीएम के ओहदे पर लाया गया था, तब कहीं ना कहीं उनके फायदे में ही गया था। आने वाले चुनाव में अब ज्यादा क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि क्या जो ये स्ट्रैटेजी है सीएम बदलने की और गुजरात में किस तरह से अंदरूनी सियासत है बीजेपी की, उस पर क्या कुछ असर इसका पड़ता है, वो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, साथ ही साथ साक्षी सिंह दिवाकर साहिबा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब। ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને